सो एक्टिव और रिएक्टिव के एनालॉजी देने के बाद अब हम लोग डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे एक्टिव पावर। अगर आपसे कोई पूछे एक्टिव पावर क्या है तो आप VI cos phi की जगह आप क्या बोलेंगे, द पावर विच इज कंज्यूम्ड इन एक्चुअल वर्क डन इज कंसिडर्ड एज एक्टिव पावर। ठीक है, एग्जांपल से रिलेट कर पा रहे हो, जो पावर एक्चुअल वर्क डन में जा रहा था, वर्किंग या एक्टिव पोजीशन में जो आपकी बॉडी काम कर रही थी, वो असल में क्या आपका एक्टिव पावर जो कि फिजिकली दिखाई देता है। तो एक्टिव पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रियल पावर, एक्चुअल पावर, इफेक्टिव पावर। ठीक है, ये सब एवरेज पावर, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल नाम है, मैंने नेटवर्क थ्योरी में ऑलरेडी सारे नामकरण कर दिए हैं। अभी हम लोग एक्टिव पावर के नाम से ही जानेंगे। सिंगल फेज में इसका फॉर्मूला होता है VI cos phi। cos phi आपको पता है, एंगल बिटवीन दी वोल्टेज एंड करंट, मैंने अभी बता चुका था आपको। ठीक है, थ्री फेज में यहां पर थ्री फेज में ये सिंगल फेज और थ्री फेज में क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो पावर है ये किसका है, थ्री फेज पावर, और ये है सिंगल फेज पावर। इस थ्री फेज पावर को या तो स्टार और डेल्टा दोनों में मैं ऑलरेडी आपको सिंगल फेज, टू फेज या थ्री फेज में बता चुका हूं कि अगर डायरेक्टली लिखना है तो √3 VL ये लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और cos phi। तो थ्री फेज में दोनों फॉर्मूले आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट, क्या होता है इसका, वॉट होता है यूनिट, W से डिनोट करते हैं, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट इसकी बड़ी यूनिट से, क्योंकि पावर सिस्टम में मैं छोटी यूनिट नहीं लिखा हूं। ठीक है, मिलीवाट, माइक्रोवाट वगैरह नहीं लिखा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। किलोवाट को KW, MW से मेगावाट और GW से गीगावाट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए लिखा है, बहुत लोगों को पता होगा, 10⁻³ किलो के लिए, 10⁻6 मेगा के लिए, 10⁻9 गीगा के लिए। ठीक है, और वॉट में अगर कन्वर्ट करना हो तो ये सारे कन्वर्जन रेट आपको पता होंगे। मेन चीज है कि जो एक्टिव पावर है वो लेस देन P मिनिमम और P मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम या मिनिमम के बराबर, मिनिमम से ज्यादा या मिनिमम के बराबर, मैक्सिमम से कम या मैक्सिमम के बराबर, उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उससे बियॉन्ड अगर हमारा एग्जांपल ले ले और हमारी बॉडी ले ले, अगर ज्यादा एक्टिव पावर एक्सेस में काम करेगी, हम सोएंगे ही नहीं तो क्या होते जाएगी, या नींद कम भी लेंगे तो भी दिक्कत आएगी। ठीक है, दिक्कत आएगी, कुछ दिनों बाद हमारी बॉडी में वेयर एंड टियर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे जो पावर सिस्टम में कंपोनेंट है उनके साथ क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। तो नंबर 1 केस लिया है मैंने, पहला केस लिया है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिव पावर है अगर ये P मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए तो लोड के साथ क्या होगा। तो इन केस ऑफ लोड हम क्या बात करेंगे, लोड में हम लोग P = VI, थोड़ी देर के लिए यूनिटी पावर फैक्टर ले लिया मैंने। और नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि जितना भी हमारा पावर सिस्टम होता है लोड साइड में वो हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज पे। वोल्टेज क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब एक्सेस एक्टिव पावर का मतलब है, हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेस एक्टिव पावर का मतलब है, एक्सेस पावर, अगर एक्टिव पावर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब करंट भी क्या हो रहा है, साथ में इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सेस एक्टिव पावर का मतलब है करंट भी इंक्रीज, करंट भी एक्सेस, और करंट एक्सेस इसका मतलब क्या है, I²R लॉस भी क्या हो जाएंगे, हमारे एक्सेस में होना स्टार्ट हो जाएंगे, I²R। और I²R के कारण क्या होगा, I²R के कारण होगा हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग आने लग जाएगा। ठीक है, हीटिंग आने लगा, इसको हम लोग ओमिक लॉस भी बोलते हैं, ओमिक लॉस। खबरदार कोई भी अगर इसको कॉपर लॉस बोलेगा तो, ठीक है, पावर सिस्टम में कॉपर लॉस नहीं बोलना। कॉपर लॉस आपका कहां चलेगा, मशीन में, क्योंकि जो वाइंडिंग होती है वो कॉपर की बनती है, ट्रांसमिशन लाइन आपका कॉपर का नहीं होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का होता है, इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम लॉस भी नहीं बोलेंगे, ये है ओमिक लॉस। ठीक है, ओमिक लॉस। अब कोई भी पावर सिस्टम में I²R लॉस बोल सकता है या फिर ओमिक लॉस बोल सकता है, कॉपर लॉस कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, I²R अगर बढ़ा तो हीटिंग बढ़ेगा। हीटिंग की वजह से क्या होगा, देखिए हीटिंग की वजह से, थोड़ी देर के लिए बात करूं कि ये मेरा कॉपर का कंडक्टर, थोड़ी देर के लिए मैं मशीन की अगर बात करूं या हमारे घर में जो वायर यूज होता है वो कॉपर का होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कॉपर का हो तो रहा है, बट हर जगह कॉपर नहीं है, ट्रांसमिशन लाइन में एल्यूमिनियम है, इस वजह से आप यूज ही नहीं करिएगा, हमेशा ओमिक लॉस बोलिएगा। ठीक है, तो ये अभी आपका क्या है, कॉपर से बना हुआ कंडक्टर है थोड़ी देर के लिए। कॉपर एल्यूमिनियम जो भी लेना चाहे, वायरिंग में कई बार एल्यूमिनियम भी होता है, कॉपर एल्यूमिनियम जो भी हो। ठीक है, वायर है, इसके ऊपर क्या रहेगा, एक इंसुलेशन है, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से क्या होगा, एक इंसुलेशन होगा। ठीक है, इंसुलेशन होगा। तो यहां पर थोड़ी देर के लिए इस कॉपर में, इस कॉपर या एल्यूमिनियम, और ये जो रेड कलर का है ये क्या है हमारा, इंसुलेशन है, इंसुलेशन।
ठीक है। तो एक बात बता दीजिए कि अगर इसके अंदर आई स्क्वायर आर हीटिंग ज्यादा हो, क्योंकि करंट तो इसी के अंदर, कंडक्टर के अंदर ही फ्लो करेगा, हीटिंग होने की वजह से जब ये धीरे धीरे गर्म होता रहेगा तो जो इंसुलेशन या फिर रबर का भी बोल सकते हैं, अगर घर में वायरिंग देखी हो तो, ये हल्का हल्का क्या होने लग जाता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार हमको बचपन में सिखाया कि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं थे, तब भी हम लोग जैसे ही स्मेल सुनते थे इसकी वायर की जलने की, तो हम लोग सारे स्विच बोर्ड क्या कर देते थे, बंद कर देते थे। तो ये हमें बचपन से सिखाया है, इसलिए बोलता हूं सड़क पे चलता हुआ आदमी भी 25% इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है, क्योंकि दैट इज एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग। तो यहां पर आई स्क्वायर आर हीटिंग की वजह से क्या होगा, इंसुलेशन, थर्मल बैकड्रॉप, हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर राइज अप हुआ। टेम्परेचर राइज होने की वजह से इंसुलेशन फेलियर हो सकता है, या इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो सकता है। इंसुलेशन ब्रेकडाउन, ठीक है, इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो गया, या फिर हम लोग थर्मल ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थर्मल ब्रेकडाउन। इसकी वजह से क्या होगा, अगर इसमें फर्दर हम लोग नहीं रोक पाए, फर्दर अगर हम लोगों ने प्रोटेक्शन इक्विपमेंट से स्विच बंद या नहीं किया, लोड में कमी नहीं करी, तो ये एक्सेस पावर, एक्सेस एक्टिव पावर, एक्सेस करंट, आई स्क्वायर आर और हीटिंग और ज्यादा होते जाएगा और इसके नाइबरिंग वायर को भी क्योंकि वायर, जैसे आप स्विच बोर्ड खोलेंगे घर के, तो स्विच बोर्ड के अंदर बहुत सारे वायर्स क्या है, बंच के फॉर्म में, अगर एक में हीटिंग ज्यादा हुई दूसरे में भी होगी, और क्यूमुलेटिव इफेक्ट होते जाएगा, और क्यूमुलेटिव इफेक्ट वन बाय क्या होते जाएगा, जितने भी आपके डिवाइसेस लगे, मान लो सीलिंग फैन लगा हुआ है, तो वहां पर आपकी बॉडी ऑफ मशीन, इसको मैं बोल देता हूं सीलिंग फैन को थोड़ी देर के लिए, बॉडी ऑफ द मशीन, ठीक है, बॉडी ऑफ द मशीन, और यहां पर आपके कंडक्टर्स, ये है कंडक्टर्स, तो और इसके ऊपर मैं इंसुलेशन लगा देता हूं, इंसुलेशन, तो इनके बीच में क्या होगा, डेड शॉर्ट सर्क्यूट की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा अब आपका, डेड शॉर्ट सर्क्यूट बिटवीन कंडक्टर एंड बॉडी ऑफ द मशीन। तो कंडक्टर के अंदर आई स्क्वायर आर हीटिंग के कारण अगर एक्सेसिव और टेम्परेचर होता गया, क्यों होगा टेम्परेचर, क्योंकि आई स्क्वायर आर हीटिंग हो रही, और क्यों हो रहा है आई स्क्वायर आर हीटिंग, क्योंकि करंट एक्सेस में, करंट क्यों एक्सेस में, क्योंकि एक्सेस एक्टिव पावर यूज हो रहा है लोड में, और इसकी वजह से अगर रोका नहीं गया तो डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हम लोगों ने कई दफे देखा है, कई सारी दुकानें जल जाती है। क्यों जल जाती है, क्योंकि हीटिंग कहीं ना कहीं क्या होगा हमें, ये क्योंकि इंसुलेशन जो वायर है हमारा, इंसुलेशन के ऊपर जो वायर की जो अंदर कंडक्टर, उसके ऊपर जो इंसुलेशन है, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या होगा, इसमें टेम्परेचर अगर बढ़ता जाएगा तो ये आग पकड़ लेता है, और ये आग पकड़ा तो नए जितने भी आसपास के इक्विपमेंट उनमें आग लग जाएगी, और दुकानों वगैरह में ज्यादा आग लगती है, कई बार घरों में लग जाती है, क्योंकि बंद घर है, क्योंकि छोटा मोटा फॉल्ट हो तो हमें पता चल जाएगा, बट बंद हाउसेस या बंद जो शॉप है उनमें पता नहीं, रात भर में क्या होगा, धीरे धीरे आग पकड़ते हुए पूरा दुकान या पूरा घर जल जाता है। तो डेड शॉर्ट सर्क्यूट का मतलब है नॉर्मल शॉर्ट सर्क्यूट से भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो, तो दैट इज डेड शॉर्ट सर्क्यूट बिटवीन बॉडी ऑफ द मशीन एंड द कंडक्टर। तो किसी भी हालत में आपका मैक्सिमम के ऊपर एक्टिव पावर यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि थर्मल पावर स्टेशन में क्या है। थर्मल पावर स्टेशन में देखिए, एक्सेस एक्टिव, ये जनरेटर है अभी हमारा, ये जनरेटर है, इधर इलेक्ट्रिकल आउटपुट है, इधर क्या है, मैकेनिकल इनपुट, और इधर क्या लगा हुआ है, टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है, टरबाइन। इतना इंफॉर्मेशन तो आई होप आपको सबको पता होगा, ठीक है, और ये मैंने अभी एक न्यूमेरिकल भी कराया था हिस्टैरिसीस एडी करंट में, वहां पर भी एक इंफॉर्मेशन बताई थी। तो यहां पर एक्टिव पावर मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम जो जनरेट कर रहा है वहीं से आएगा एक्टिव पावर, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर एक्टिव पावर का यूज हो रहा है, मैक्सिमम एक्टिव पावर मतलब मैक्सिमम मैकेनिकल मैकेनिकल इनपुट का मतलब है कि इसके आरपीएम थोड़े से ज्यादा, आरपीएम ज्यादा मतलब टरबाइंस के ऊपर प्रेशर ज्यादा, टरबाइंस को तेज घूमना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको तेजी से घुमा पाएंगे, तभी हम लोग ज्यादा एक्टिव पावर जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि एक्टिव पावर इज रिलेटेड टू मैकेनिकल इनपुट, ठीक है। तो यहां पर टरबाइंस की ब्लेड्स अगर ज्यादा तेजी से घूमेगी, तब कब तेजी से घूमेगी टरबाइंस की ब्लेड, जब उसके ऊपर स्टीम और तेजी से आएगा, और स्टीम हाई इंटेंसिटी हाई प्रेशराइज स्टीम अगर लाना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टीम कहां से आ रही है, वो आ रही है हमारी बॉयलर से। बॉयलर के अंदर जो पानी है हमारा, वाटर है बॉयलर के अंदर, उसको हमको ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करना पड़ेगा। ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करने का मतलब है ज्यादा कोल का कंजप्शन, फर्नेस का टेम्परेचर ज्यादा मतलब कोल का कंजप्शन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा। बॉयलर के अंदर वाटर
अपने रिक्वायर्ड या अपने बेंचमार्क किए हुए टेम्परेचर या प्रेशर से अगर ज्यादा एक्सीड कर गया, अगर गिवन जो बॉयलर का टेम्परेचर और प्रेशर उससे ज्यादा एक्सीड कर गया तो पूरा का पूरा बॉयलर ब्लास्ट हो सकता है। और ज्यादातर थर्मल पावर स्टेशन में बॉयलर ब्लास्ट होता है। आप 2 या 3 साल पहले उठा के देख लीजिए, रायबरेली में एक थर्मल एनटीपीसी का थर्मल पावर स्टेशन उड़ा है, वहां पर भी बॉयलर में, तो 95% केसेस में बॉयलर का ही गलती होता है, क्योंकि बॉयलर कम से कम 3-4 मंजिल के बराबर होता है। कोई अगर थर्मल पावर स्टेशन विजिट करे होंगे या फिर अब करोगे, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कुछ स्टूडेंट करेंगे तो आप देखिएगा कि बॉयलर कम से कम 3-4 मंजिल के बराबर का बॉयलर होता है, बहुत गैलन्स वाटर होता है उसके अंदर, और इतना बड़ा अमाउंट में अगर वाटर ब्लास्ट होता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए, बॉयलर इज लाइक अ प्रेशर कुकर। घर के किचन में अगर प्रेशर कुकर ब्लास्ट किसी ने एक्सपीरियंस रहा हो, कहीं सुना हो, तो कई बार जान भी जा सकती जो किचन में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रेशर कुकर का इंटेंसिटी अगर फटता है तो इतना ज्यादा हो सकता है, तो एक 3 मंजिला के बराबर का प्रेशर कुकर जिसको हम बॉयलर बोलते हैं, अगर वो ब्लास्ट होगा तो आप सोच सकते हैं कि किस इंटेंसिटी से होगा। कम से कम 20-25 लोगों को लेके जाता है, ठीक है। तो किसी भी हालत में हमारा, और ये टेम्परेचर प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, हमारा पानी क्यों एक्सेस में गर्म हो रहा है, क्योंकि एक्टिव पावर यहां से ज्यादा लिया जा रहा है। तो किसी भी हालत में हमारा एक्टिव पावर मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो थर्मल पावर स्टेशन में एक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा हाइडल पावर स्टेशन। हाइडल पावर स्टेशन में क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए अगर मैक्सिमम एक्टिव पावर का मतलब है कि P ग्रेटर देन P, एक्सेस अगर एक्टिव पावर हो जाए, एक्सेस एक्टिव पावर हो जाए, तो ये पेन स्टोक, आपने नाम सुना हो शायद, पेन स्टोक। पेन स्टोक क्या होता है, हमारा एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे वाटर रिलीज करता है हमारे पावर हाउस तक। तो एक तरह का पाइप होता है जिसके अंदर क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से हमारा वाटर जा रहा होता है, तो उसके अंदर भी हाइड्रोलिक प्रेशर होता है। अगर ये हाइड्रोलिक प्रेशर अगर अपना, क्योंकि एक्टिव पावर ज्यादा, पावर का मतलब क्या है, एक्टिव पावर ज्यादा, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा पेन स्टोक के अंदर, हाइड्रोलिक प्रेशर ज्यादा, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पेन स्टोक बस्ट हो सकता है, फट सकता है पेन स्टोक, या जो भी बोले, पेन स्टोक का क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है पेन स्टोक के अंदर, या एक्सप्लॉइड हो सकता है। तो इस वजह से हम किसी भी हालत में एक्सेस एक्टिव पावर नहीं चाहते हैं। तो आपने देखा कि लोड के केस में कितना डेंजरस है, थर्मल में, हाइडल में, इसका मतलब किसी भी हाल में एक्टिव पावर मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अपनी एक प्री स्पेसिफाइड लिमिट तक ही इसको रखना है, ज्यादा एक्सेस में नहीं जाना है। और हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग दिन रात, अगर रात को सोना बंद कर दे और रात भर काम करने लगे, 24 घंटे काम करने लगे, अगर एक्सेस बॉडी से काम लेने लगे, तो क्या हो जाएगा, वियर एंड टियर आके 2-4 दिन बाद या तो हम लोग हॉस्पिटल में होंगे या बियॉन्ड दैट ऊपर होंगे, ठीक है। तो चलिए इसका दूसरा केस देखते हैं, सेकंड केस, P अगर हमारा मिनिमम से कम हो जाए तो क्या होगा। सो हम लोग बात करते हैं P लेस देन P मिनिमम, मतलब मिनिमम से भी अगर कम पावर आपका हो जाए तब क्या होगा, वो देखते हैं अभी हम लोग। थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपके सामने एक बकेट बनाऊं, ठीक है, एक बकेट बनाऊं जो कि पूरी भरी हुई है, ठीक है, पूरी भरी हुई है, तो इस बकेट को, किसी बकेट को हम क्या ऐसे इस तरीके से हल्के से उठा सकते, क्या नहीं उठा सकते। इस बकेट को भी उठाने के लिए हमें एक मिनिमम पावर की जरूरत पड़ेगी, एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम पावर की जरूरत पड़ेगी उसे उठाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही करेंगे तो नहीं उठेगी, थोड़ा सा मिनिमम पावर लगाना पड़ेगा हमें। अगर वो मिनिमम पावर नहीं लगाया हम लोगों ने, तो थोड़ा सा हाथ आएगा, फिर ऐसे चले जाएगा, फिर आएगा, नहीं चले जाएगा, आएगा, नहीं चले जाएगा। मतलब क्या होगा कि किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए, या किसी भी चीज को, जैसे इस केस में हमारा बकेट उठाने के लिए बात करें, या किसी भी केस को, या किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, उसको एक मिनिमम पावर की जरूरत होती है। अगर वो मिनिमम पावर से कम पावर हम लोगों ने दी किसी तरीके से, मिनिमम पावर से भी कम पावर अगर किसी तरीके से दिया हम लोगों ने, तो क्या बोलेंगे, दैट मच पावर, कौन सा दैट मच पावर, मिनिमम से भी कम वाला, मतलब P, दैट मच पावर इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑपरेटिंग द डिवाइस, या फिर कुछ भी ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक मिनिमम की अगर नहीं है, तो दैट मच पावर इज नॉट सफिशिएंट टू ऑपरेट। अगर ऐसा नहीं होता है, फिर भी हम लोग कंटिन्यूअसली मिनिमम से भी कम का देते जाएंगे, तो क्या होगा, सर्टेन अनवांटेड ऑसिलेशन आने लगेंगे, सर्टेन अनवांटेड ऑसिलेशंस आने लगेंगे, और अनवांटेड ऑसिलेशन आने लगेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा, सिस्टम आपका क्या हो जाएगा,
अनस्टेबल हो जाएगा। कई बार जब हमारी थोड़ी उम्र ज़्यादा हो जाएगी या हमारे जो मम्मी पापा है या दादा दादी है उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप अनकॉन्शियसली कुछ भी आप उठाइएगा नहीं, क्योंकि कई बार हम लोग अनकॉन्शियसली उठा ले, बात कहीं और कर रहे हो, कुछ सामान अगर हम लोगों ने उसके वेट के हिसाब से अगर हम लोगों ने माइंडसेट से रेडी नहीं हुए हैं और उठा लिया अनकॉन्शियसली, कोई भी वजन हम लोगों ने पुल कर लिया अगर, तो हमारी बैक पेन में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि किसी भी चीज को या किसी भी चीज को ऑपरेट करना है तो आपको उसके लेवल का मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे इन केस ऑफ बकेट तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो बकेट से भी कोई बड़ा वजन होता है तो हम थोड़ा कोशिश करते, बट इतनी ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे कि हमारा रीढ़ का हड्डी टूट जाए, ठीक है। तो अगर फिर भी ट्राई करते रहेंगे, मिनिमम अगर नहीं गया और फिर भी ट्राई करते रहे, जो चीज उठ नहीं रही है, तो क्या हो जाएगा, ऑसिलेशंस आने लगेंगे, जिससे कि हमारी बॉडी अनस्टेबल हो सकती है। तो आप सोच रहे होंगे सर सारे एग्जांपल आप बॉडी से ही दे रहे हैं, क्योंकि वही आप जो मैं वो एग्जांपल ज्यादा कोशिश कर रहा हूं पावर सिस्टम में देने की, जो आप डेली लाइफ में अपने साथ होते हुए घटनाएं देखोगे, ठीक है, तभी आपको मजा आने वाला है। तो चलिए, सो आपको ध्यान रखना है कि अगर मिनिमम, इसको बाइसिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइसिंग एनर्जी क्यों बोलते हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनको जब सप्लाई देते हैं उसको बोलते हैं बाइसिंग एनर्जी, अगर उस पर डीसी अप्लाई किया तो, ठीक है। तो पी मिनिमम से अगर पी कम, अगर जो पावर है आपका मिनिमम से भी कम है, तो दैट पावर या दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू फॉर द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस, जिसकी वजह से सर्टेन अनवांटेड ऑसिलेशंस आ सकते हैं और सिस्टम आपका क्या हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है। तो इसका बहुत छोटा सा आंसर है, आपको इससे ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो किसी भी केस में आपका P जो है एक्टिव पावर है वो मैक्सिमम से कम या उसके बराबर या मिनिमम से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए, इसी रेंज में, ठीक है। तो चलिए यहां पर एक्टिव पावर पे अल्पविराम लगाता हूं। बाकी सर्किट की इंफॉर्मेशन आपको पता है, बाकी मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस देने की कोशिश करी, उसकी लिमिट वगैरह बताइए, हाइडल स्टेशन में क्या होता है, थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है, लोड के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है एक्टिव पावर, सबके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है। अब चलते हम लोग रिएक्टिव, बहुत सारी चीजें आपको जो मैंने बता रहा हूं, ये जो अगला 1-2 घंटे के जितने चारों पॉइंट, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज मैग्नीट्यूड या लोड एंगल या कॉम्प्लेक्स पावर, इनकी जानकारी मिस नहीं करिएगा, इसको बार बार वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि अगर ये 5 चीजों पे स्ट्रॉन्ग ले लिया, अगर आपने स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है, तो आपको पूरे पावर सिस्टम में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं बार बार रिलेट करूंगा। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है पावर सिस्टम, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा, कोई टफ सब्जेक्ट है, बहुत इजी है, आपको अंडरस्टैंडिंग और दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से जमाते आना चाहिए, बस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो इनकी जितनी जो बेसिक चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, अगला जो 2-3 घंटे का जो डिस्कशन होने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां से जो भी कॉन्सेप्ट निकलेगा, इवन रिसेंट एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आए हुए इन कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो चलिए वो क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो पहले ये बेसिक क्वांटिटी हमारी खत्म करें, तो एक्टिव पावर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिव पावर, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग रिएक्टिव पावर से।